हाय बच्चों, कैसे हो? कल हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा था। आज एचसीएफ और एलसीएम की रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मीन के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, एचसीएफ व एलसीएम अंकगणित का एक महत्वपूर्ण प्रमेय है। ये दो पूर्णांकों के एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर व लोएस्ट कॉमन मीन के बीच में महत्वपूर्ण संबंध है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहां पर पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए यहां पर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या माना कि ए, दूसरी संख्या माना कि बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो दो पूर्णांक आपके, पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक, उनका जब आपस में हम गुणा करते हैं और उन पहले पूर्णांक व दूसरे पूर्णांक का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा भी आपस में बराबर आता है। ये महत्वपूर्ण संबंध है एचसीएफ व एलसीएम के मध्य में। आइए देखिए, हम इसके उदाहरण देखते हैं। एक संख्या ए व दूसरी संख्या 18 है तथा इनका एलसीएम 36 व एचसीएफ 2 है, तो संख्या ए ज्ञात करें। यहां पर देखना है हमें कि पहली संख्या हमें यहां पर ए दी गई है, दूसरी संख्या हमें यहां पर 18 दी गई है और उनका एलसीएम 36 दिया गया है तथा उनका एचसीएफ हमें 2 दिया गया है। तो हमें वो जो अज्ञात संख्या ए है वो ज्ञात करना है। आइए देखिए, इस फार्मूले की सहायता से हम इस अज्ञात संख्या ए को ज्ञात करते हैं। ए इंटू बी के स्थान पर दूसरी जो संख्या है वो 18 है। एलसीएम हमें दिया गया है 36 इंटू एचसीएफ हमें दिया गया है 2। यहां पर हम अज्ञात संख्या, जो पहला पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, पहली संख्या ज्ञात करना है जो कि अज्ञात है ए का मान हमें निकालना है। देखिए ए इक्वल टू 36 इंटू 2, 18 यहां मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइडेशन में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। यहां से आप डिवाइडेशन कर दीजिए। 18 को आप 36 को 18 से काटिए एक बार। इस प्रकार से 2 इंटू 2 बराबर 4। अज्ञात संख्या ए का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा उदाहरण, यदि दो संख्याएं
306 व 657 का महत्तम समापवर्तक न हो तो एलसीएम ज्ञात करें। इस प्रकार के एग्जाम के अंदर कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। हमें इस एचसीएफ व एलसीएम के मध्य जो संबंध है हमारा, इसके ऊपर आधारित प्रश्न आएंगे परीक्षा के अंदर। बहुत ही आसान है उसे हल करना। देखिए, जो इनके बीच में मुख्य संबंध है वो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमें पहली संख्या दी हुई है 306, दूसरी संख्या भी हमें दी गई है 657 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है और एचसीएफ हमें 9 दिया गया है। ये मुख्य संबंध एलसीएम और एचसीएफ जो हमें दिया गया है पूर्णांकों, दो पूर्णांकों का, इसकी सहायता से हम आसानी से एलसीएम ज्ञात करेंगे। आइए देखिए, पहली संख्या हमें दी गई है 306, लिखिए यहां पर 306, आगे इनटू दूसरी संख्या हमें दी गई है 657 657 इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम एज इट इज लिख दीजिए, इनटू महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 दिया हुआ है, 9 लिख लीजिए। हमें मेजर करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम यहां रह जाएगा 306 इंटू 657 इक्वल टू एलसीएम, गुना के अंदर 9 है, 9 डिवाइडेड हो जाएगा इधर आके एलएचएस की तरफ आके, एलएचएस से आरएचएस की तरफ आके। अब देखिए 9 से 306 को विभाजित कीजिए, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बचेगा 36, 9 चौक 36। आगे लिखिए 34 इंटू 657 इक्वल टू एलसीएम। 657 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए 34 से, 22338 बराबर एलसीएम। आप लोग 657 में 34 का गुना करके लिख लीजिए, कीजिए यहां पर। आगे चलेंगे हम लोग, शायद आपको आसानी से ये चीज पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है आपके। एक और उदाहरण की सहायता से आइए हम इसको आगे समझते हैं। यदि दो संख्याओं 12 व 30 का एलसीएम 60 हो तो एचसीएफ ज्ञात करें। बहुत आसान है। आइए हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पहली संख्या हमें यहां पर दी गई है 12, लिखिए इसके स्थान पर a बराबर 12 इंटू दूसरी संख्या हमने माना b का वैल्यू 30, दूसरी संख्या 30 दी गई है, इक्वल टू एलसीएम हमें दिया गया है 60 इंटू एचसीएफ हमको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। 12 इंटू 30 इक्वल टू 60, यहां पर डिवाइडेशन में आ जाएगा, साइड चेंज होगी, मल्टीप्लिकेशन में है, भाग में आ जाएगा, एचसीएफ बचेगा। यहां पे डिवाइडेड कर लीजिए, काट लीजिए, 30 एकम 30, 30 दूना 60,
2 से काट दीजिए 12 को, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, HCF बराबर 6। आंसर आ जाएगा हमारा HCF बराबर 6। यही हमें ज्ञात करना था, HCF हमें ज्ञात करना था। HCF हमें प्राप्त हो चुका है 6। आगे चलते हैं हम अगला उदाहरण लेके। यहां पर HCF व LCM के मध्य जो संबंध है उसको हम विस्तृत से हमने अध्ययन किया। पहली संख्या अगर हमें ज्ञात नहीं है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात है, LCM और HCM की सहायता से हम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण संबंध भी होते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM और HCM में। देखिए आइए इन्हें किस प्रकार से हम इनमें संबंध ज्ञात कर सकते हैं। पहला संबंध, अगर हमें A ज्ञात करना है तो A यहां पर रहेगा LCM इंटू HCF अपान मल्टीप्लिकेशन में B राशि है, दूसरी संख्या है, ये बराबर कैसे जाएगी, बटा में चली जाएगी। ये एक पहला संबंध हमें प्राप्त हो गया। हम इसी की सहायता से दूसरा संबंध ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा संबंध देखिए, अगर हमें दूसरी संख्या दी गई हो और पहली ज्ञात करना हो और तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। B यहां पर रह जाएगा इक्वल टू LCM इंटू HCF। यहां देखिए आप लोग, पहली संख्या हमें दिया गया है तो वो नीचे आ जाएगा यहां पर। इस प्रकार से हमें इस महत्वपूर्ण संबंध की सहायता से एक दूसरा संबंध भी प्राप्त हो गया है यहां पर, B इक्वल टू LCM इंटू HCF बटा A। हम इसी संबंध से एक तीसरी संबंध निकाल सकते हैं। अगर हमें LCM ज्ञात करना है, पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है, LCM हमें ज्ञात करना है और HCF हमें दिया गया है। देखिए किस प्रकार से निकलेगा तीसरा संबंध। पहली संख्या A इंटू दूसरी संख्या B बटा LCM हमें ज्ञात करना है। LCM यहां रह जाएगा, HCF नीचे आ जाएगा यहां पर। इस प्रकार से हमें यह तीसरा संबंध भी प्राप्त होता है इस मुख्य संबंध की सहायता से। इस मुख्य संबंध की सहायता से अब हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, आइए। HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। HCF हमें ज्ञात करना है तो LCM डिवाइडेशन में चला जाएगा, HCF। इस प्रकार दो पूर्णांक मीन्स पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, अगर हमें उनके LCM और HCF के बीच में हमें संबंध दिया गया है तो उसकी सहायता से अगर हमें कोई 3 राशियां दी गई है तो हम चौथी राशि का मान आसानी से निकाल सकते हैं इन 4 संबंधों की सहायता से। आइए हम आगे के प्रश्न हल करते हैं। सत्यापित कीजिए कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। अगर हमें दो पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है, दो पूर्णांक मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आइए यहां पर हम देखते हैं, आगे करते हैं। दो पूर्णांकों का
गुणनफल बराबर LCM इंटू SCF। माना कि पहली संख्या 12 व दूसरी संख्या 30 है तथा उनका LCM व SCF ज्ञात कर सत्यापित करें कि उनका गुणनफल LCM इंटू SCF के बराबर होगा। आइए देखिए, यहां पर पहली संख्या हमें दी गई है 12, दूसरी संख्या हमें दी गई है 30। यहां पर हमें 12 व 30 का SCF ज्ञात करना है, उसके पश्चात हमें SCF ज्ञात करना है और फिर हमें अलग अलग देखना है। देखिए यहां पर पूर्णांकों का गुणनफल मतलब 12 और 30 का गुणनफल बराबर होना चाहिए किसके? 12 व 30 का जो हम SCF और LCM जो निकालेंगे उनके गुणा के बराबर आना चाहिए। सर्वप्रथम आइए हम लोग 12 व 30 के LCM ज्ञात करते हैं। 12 2 से विभाजित होगा 6, 2 से विभाजित होगा 3, 3 से विभाजित होगा 1। आगे देखिए संख्या, दूसरी संख्या देखिए 30, 30 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से। 15, 15 का हम विभाजित करेंगे 3 से 5 बार, 5 विभाजित होगा 5 से 1 बार। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 30, दोनों का हमें LCM ज्ञात करना है। LCM हमें ज्ञात करना है 12 व 30 का। तो यहां पे देखिए LCM ज्ञात करने के लिए बारह के हमें अभाज्य गुणनखंड देखना पड़ेंगे 2, 2, 3, 2, 2, 3। 30 के अभाज्य गुणनखंड हमें देखना पड़ेंगे 2, 3 इंटू 5। अब यहां पे देखिए हम LCM ज्ञात कर रहे हैं, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड और 30 के अभाज्य गुणनखंड के अंदर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कॉमन गुणनखंड है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, उन्हें देखेंगे हम लोग। यहां पे देखिए दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने यहां पे LCM ज्ञात करने के लिए 2 लिख लिया। आगे चलेंगे हम लोग, यहां पर 3 है सर्वनिष्ठ कॉमन, इस 3 को हम लिख लेंगे यहां पर, ये 3 हमने यहां पे लिख लिया। महत्वपूर्ण बात, हम यहां पर LCM ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए बाकी के जो बची हुई संख्या हैं वो भी लिख ली जाएगी, जैसे 2 और 5 वो भी लिख ली जाएगी। इंटू 2 इंटू 5, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 10 इंटू 6 इक्वल टू 60, अर्थात हमें LCM प्राप्त हो गया है 60। दो संख्याएं 12 व 30 का हमें LCM यहां पर 60 प्राप्त हुआ है। अब हम आगे चलेंगे, हम SCF ज्ञात करेंगे। आइए, SCF ऑफ 12 एंड 13, 12 एंड 30। SCF आप अब तक पूर्णतः समझ चुके हैं SCF कैसे ज्ञात किया जाता है। पहली संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 3, दूसरी संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5। SCF दोनों अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होता है सिर्फ वही आपका SCF होता है। दोनों अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो 2 लिख लिया हमने। और
तीन जो अभाज्य गुणनखंड है दोनों में उभयनिष्ठ है, उसे एक बार फिर लिख लिया हमने, 3 दूना 6। इस प्रकार से हमें 12 और 30 के ऐसे प्राप्त हुआ SCF 6। देखिए यहाँ पर 2 और 5 को हमने छोड़ दिया। SCF के अंदर केवल वही उत्तर में लिया जाएगा जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ हो अर्थात सर्वनिष्ठ हो। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए SCF के लिए। अब हमने यहां पर LCM प्राप्त कर लिया 60, SCF हमने यहां पे प्राप्त कर लिया 6। अब हमें जो मेन चीज सत्यापित करना, वहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, हमें पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होना चाहिए LCM इंटू SCF के। तो पूर्णांकों का गुणनफल देखिए, हम पूर्णांकों का गुणनफल करते हैं। पूर्णांकों का गुणनफल, यहां पे पूर्णांक देखिए, पहला पूर्णांक 12, दूसरा पूर्णांक 30। तो पहला पूर्णांक हमारा 12 और दूसरा पूर्णांक 30 इंटू 30 का इंटू 12 के साथ करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 12 360 अर्थात पूर्णांकों का गुणनफल हमें 360 प्राप्त हो चुका है। अब हमें देखना है, क्या देखना है, क्या LCM और SCF का गुणनफल भी क्या 360 के बराबर आता है क्या? आइए देखते हैं। LCM इंटू SCF बराबर, LCM हमने क्या प्राप्त किया 60 इंटू SCF हमें क्या प्राप्त हुआ 6। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 इंटू 60 बराबर 360। महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य, हम जो सिद्ध करने चाह रहे थे, हम जो सत्यापित करना चाह रहे थे, सत्यापित हमें यह करना था कि दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा बराबर होगा किसके, LCM और SCF के गुणनफल के बराबर। तो यहां पे दो पूर्णांकों का गुणनफल हमने यहां पर किया, 360 हुआ। पहला गुणांक 12, दूसरा गुणांक 30, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 360। अब देखिए आप, इन पूर्णांकों का जो LCM और SCM का जो गुणा है वो भी यहां पर 360 आ रहा है, अर्थात 360 और 360, अतः यह सत्यापित होता है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा उन दोनों पूर्णांकों के LCM और SCF के गुणनफल के बराबर होता है। आगे चलते हैं हम लोग। एक 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों के योगफल के रूप में लिखिए। देखिए आप प्रश्न को देखते हैं। 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों के योगफल के रूप में हमें लिखना है। सर्वप्रथम हम 196 के अभाज्य गुणनखंड हल करेंगे। 196 2 से डिवाइडेशन होगा 9 बार, फिर 2 से डिवाइडेशन होगा, फिर 7 से डिवाइडेशन होगा 7 बार, फिर 7 से डिवाइडेशन होगा 1 बार। 196 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। लिखेंगे हम यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। प्रश्न हमसे यह किया गया है कि अभाज्य गुणनखंड की घातों, अब यहां पर देखिए 2 यहां पर 2 बार है, इसलिए हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। 7 इंटू 7 7 की घात 2, 2 की पावर 2, 7 की पावर 2। प्रश्न हमसे किया गया कि घातों के योगफल के रूप में,
तो हम लिख सकते हैं यहां पर हमारा उत्तर होगा घातों का योग। घातों का योग, घात मीन्स पावर, 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, पावर का टोटल, घातों का योगफल। तो पावर का हमें यहां पर टोटल करना है, 2 + 2 = 4। इस प्रकार से हमारा आंसर घातों का योग हमें 4 प्राप्त होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन और हल करते हैं। लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग न करते हुए निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ज्ञात करेंगे। उदाहरण देखिए, परिमेय संख्या है 15/1600। ध्यान दीजिए आप लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। यहां पर 15/1600 हमें एक परिमेय संख्या दी गई है। परिमेय संख्याएं हम लोग जानते हैं कि p/q रूप की होती है। एक बार देख लीजिए, यहां पर p/q रूप की होती है परिमेय संख्या, जहां पर p और q सह अभाज्य संख्याएं होती है। p व q सह अभाज्य संख्याएं होती है। और q इज नॉट इक्वल टू 0। p हम मान सकते हैं 15 है, q हम मान सकते हैं 1600 है। ये एक परिमेय संख्या है, अर्थात जो भिन्न के रूप में जो संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं होती है p/q रूप की। दोनों एक दूसरे के सह अभाज्य होती है, एक दूसरे से ये विभाजित नहीं होती है। और जो हर होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार से हमें मालूम पड़ा कि परिमेय संख्या है 15/1600 शांत है या अशांत संख्या, ये हमें देखना है। आइए हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या का हर यदि 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का हो तो वह संख्या शांत होती है। परिमेय संख्या 15/1600 में इस परिमेय संख्या का जो हर है वो 1600 है। हम 1600 के ऊपर ध्यान देंगे। 1600 के हम अभाज्य गुणनखंड हल करेंगे। 2 से 800 प्राप्त होगा, 2 से 400 प्राप्त होगा, 2 से 200 प्राप्त होगा, 2 से 100 प्राप्त होगा, 2 से 50, आगे चलेंगे 2 से 25, 5 से
5 और 5। इस प्रकार हमें जो दी गई परिमेय संख्या है 15/1600, उसे हमें ज्ञात करना है कि दी गई संख्या शांत है या अशांत है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये पता लगाने के लिए हमें दी गई परिमेय संख्या के हर को देखना चाहिए तथा उसका हर के अभाज्य गुणनखंड हमें करना चाहिए। हर के अभाज्य गुणनखंड हमने किए, देखते हैं। हर के गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 इंटू 1 2 5 की घात 2। यहां पे देखिए हमारी सबसे पहली शर्त क्या थी? हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या का हर यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का हो तो वह संख्याएं शांत होती है। अब देखो हर के गुणनखंड में क्या प्राप्त हुआ? 2 की पावर में प्राप्त हुआ, 5 की पावर में प्राप्त हुआ। अर्थात देखिए ये वाला जो रूप है वो इस रूप का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का ये हर के गुणनखंड हमें उस रूप में प्राप्त हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या 15/1600 का हर 2 की पावर m व 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का है। अतः संख्या शांत होगी। आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार और देखते हैं हमसे 15/1600। हमें ध्यान देना है 1600 को जो हमारा हर है उसके हमें अभाज्य गुणनखंड हल करना है। अभाज्य गुणनखंड हमें इस रूप में प्राप्त होंगे। तो देखना है कि 2 की पावर के रूप में और 5 की पावर के रूप में अगर हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या शांत है। अगला उदाहरण देखते हैं हम। अगला उदाहरण 13/325। ये एक परिमेय संख्या है p/q रूप की। हमें यह देखना है कि 13/325 जो संख्या है क्या वह शांत है या अशांत है। हम जानते हैं कि कोई संख्या शांत तभी होती है जब उस संख्या का हर 2 की पावर m इंटू m की पावर n रूप का हो, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n रूप का हो। हम जानते हैं किसी परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का हो तो वह संख्याएं शांत होती है। यहां पर हमें दी गई परिमेय संख्या 1300/325 है। हमें हर की जांच करना है कि हर हमारा 2 की पावर m या 5 की पावर n रूप का है या नहीं है। तो हम हर देखिए, हर का हमें अभाज्य गुणनखंड हल करना पड़ेगा। हर 325 दिया गया है, इसका गुणनखंड करते हैं हम। इसको काट लीजिए, 5 के पहाड़े से काट लीजिए, 5 छंग 30, 5 25, फिर से काट लीजिए आप 5 के पहाड़े से, 5 एकम
5 5 तिया 15, 13 इंटू 1। अब देखो ध्यान देने वाली बात है यहां पर, हमें 325 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, पांच इंटू 5, 5 की पावर 2 इंटू 13। अब देखिए हमारी शर्त क्या है यहां पर, हमारी शर्त है कि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का होना चाहिए। परिमेय संख्या में दे रखी थी यहां पर 13/325। इस परिमेय संख्या का जो हर है वो 325 है। 325 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 5 की पावर 2 इंटू 13, जो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या 13/325 शांत नहीं है। शांत नहीं है तो क्या होगी? अशांत होगी। अर्थात दी गई संख्या हर का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का नहीं है। अतः संख्या 13/325 एक अशांत संख्या होगी। हमने शांत व अशांत के बारे में समझ लिया। हमें शांत व अशांत के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है उसे चबा चबा कर इस प्रकार से समझ लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति न रहे। आइए मैं एक बार वापस इस चीज पे फोकस डालता हूं कि हमने कोई लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं की है। 13 में हमने 325 का कोई भाग नहीं दिया है। हमने सीधा का सीधा केवल हमें यह देखना है कि दी गई परिमेय संख्या का जो हर है उसके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड को हमें देखना है कि वो अभाज्य गुणनखंड क्या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप के होते हैं। अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप के अगर वो होते हैं तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या शांत है। अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप के अगर अभाज्य गुणनखंड हमें किसी परिमेय संख्या के नहीं प्राप्त होंगे तो हम कहेंगे दी गई संख्या अशांत संख्या है। आइए दी गई संख्या के दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तेरह बटा 125 ये एक परिमेय संख्या दी गई है हमें। इसका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए आइए हम किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या के हर को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पांच से डिवाइडेशन होगा 25 5 बार, 5 से विभाजित होगा 5 एक बार। इस प्रकार हमें 5 इंटू 5 इंटू 5 प्राप्त होता है। 125 के अभाज्य गुणनखंड हमें इस प्रकार से प्राप्त होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5।
आगे लिखा हुआ है हमारे पास में 13, ये 13 लिखा हमने। आगे चलेंगे हम 13/125 जो कि एक परिमेय संख्या है बराबर 13 1 2 3 5 की पावर 3। हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान देना है दशमलव प्रसार ज्ञात करने के अंदर कि जो नीचे 125 जो हर में लिखा हुआ है उसको हमने घात के रूप में लिख लिया है। अब हमें नीचे जो हर है, हर को 10 की घात में बदलने पर, हर को जो 5 की घात 3 दिया हुआ है हमें 10 की घात के रूप में बदलना पड़ेगा दशमलव प्रसार करने के लिए। आइए देखो किस प्रकार से करते हैं। 13/125 बराबर 13, 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 है। हम एक काम करेंगे 10 की घात में लेने के लिए हम एक काम करेंगे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का गुना करेंगे इस परिमेय संख्या में। अंश में और हर में हम 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का गुना और भाग कर देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं कि किसी संख्या में अंश में और हर में समान संख्या का गुना करने पर उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। कैंसिलेशन हो जाएगा 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिलेशन हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हर को 10 की घात में बदलना है। आइए हम 10 की घात में किस प्रकार से बदलते हैं। 13, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मीन्स होता है 8। अब देखिए यहां पर 5 की पावर भी 3, 2 की पावर भी 3, 5 दूना 10, 10 की पावर 3 हो जाएगी यहां पर। आगे चलते हैं हम लोग 13 × 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 दिया 24 की 4 हासिल 2, 8 एकम 8 9 10 104। अब देखिए 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1 1 1। 10 की पावर 3 इसका मतलब 1 के आगे 3 जीरो लग जाएगी। अब 104 में हमें 1000 का भाग लगाना है। 1 2 3 जीरो, 1 2 3, इस प्रकार से 4 0 1 यहां पर आके पॉइंट लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा और इस प्रकार से हमें दशमलव प्रसार प्राप्त हो जाता है। दी गई परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार 0.104 प्राप्त होगा। आइए हम आगे चलते हैं, अन्य उदाहरण को देखते हैं। व्यंजक 6x² y की पावर 4 तथा 10xy² का एलसीएम 10x² y की पावर 4 हो तो इनका एचसीएफ ज्ञात करें। आज हमने क्लास के अंदर एलसीएम और एचसीएफ के दो पूर्णांकों के बीच के संबंधों के बीच में अध्ययन किया था। उसी सूत्र का यहां पर यूज करना है, उन्हीं संबंधों का प्रयोग करते हुए हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। पहला व्यंजक इनटू दूसरा व्यंजक इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ। पहला व्यंजक दिया गया है हमें यहां पर 6x की पावर 2 y की पावर 4 इनटू दूसरा व्यंजक हमें दिया गया है 10xy का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम 10x² y की पावर 4 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, मेजर करना है। आइए देखिए हम एचसीएफ
ज्ञात करते हैं। HCF हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन टेक देखिए, 6x² y की पावर 4 इंटू 10xy² इक्वल टू, यहां मल्टीप्लिकेशन में है, LCM साइड चेंज होगा, ट्रांसपोजिशन होगा, पक्षांतरण होगा, मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल हो जाएगा तो डिवाइडेशन में चला जाएगा। डिवाइडेशन में चले गए 10x² y की पावर 4, इधर बच जाएगा HCF। काट लीजिए, y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, x² से x² डिवाइडेड हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिलेशन हो जाएगा। अब हमें यह देखना है क्या क्या हमारे पास बचा हुआ है। ऊपर हमारे पास बचा हुआ है 6xy² बराबर HCF। इस प्रकार से हमें पहले व्यंजक और दूसरे व्यंजक का LCM हमें ज्ञात था। इनकी सहायता से, इन तीनों के संबंधों से हमने HCF को भी यहां पर प्राप्त किया है। आइए हम आगे क्वेश्चन हल करते हैं। निम्न संख्याओं PQ की पावर 3 व P की पावर 3Q² का HCF व LCM ज्ञात करें। पहली संख्या हमारे पास है PQ की पावर 3। दूसरी संख्या हमारे पास है P की पावर 3 इंटू Q की पावर 2। यहां पर हमें दो संख्याएं दी गई है। पहली संख्या P की पावर 1 Q की पावर 3, दूसरी संख्या P की पावर 3 और Q की पावर 2। पावर नहीं दी गई है तो हम इस पावर को 1 मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं, ये होता ही है। अब देखिए HCF ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घातों को लेने पर, देखिए आप लोग, पहली संख्या यहां पे दी गई है, दूसरी संख्या यहां दी गई है। हमें HCF ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करने के लिए यहां पर हमें दूसरी विधि से, मैं बता रहा हूं आपको HCF ज्ञात करना। यहां पर हमने अभाज्य गुणनखंड को नहीं किया हल, डायरेक्टली हल करना मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब भी हम HCF ज्ञात करेंगे, किन्हीं दो पूर्णांकों का जब भी हम HCF ज्ञात करेंगे तो हमें न्यूनतम घातों को देखना है। न्यूनतम घातों को देखिए, इसमें देखिए P को, इसकी न्यूनतम घात, इन दोनों में देखिए आप P और P की घात 3, इन दोनों में न्यूनतम कौन है? न्यूनतम P है, इसलिए हमने P ले लिया। आगे चलेंगे, Q की पावर 3 और Q की घात 2, इन दोनों में न्यूनतम कौन सा है? Q की घात 3 और Q की घात 2 में न्यूनतम Q की घात 2 है, इसलिए Q की घात 2 को हम ले लेंगे यहां पर। इस प्रकार से P इन Q की पावर 2 ये हमारा HCF होगा। पिछली क्लास में जब हमने आपको बताया था कल कि HCF अभाज्य गुणनखंडों को लिख लिया जाता है और उसमें से जो उभयनिष्ठ होता है उसे लिख लिया जाता है HCF के अंदर। यहां पर हमें आपको वो अंकगणितीय कैलकुलेशन थी, यहां पर हम आपको एल्जेब्रिक बीजगणितीय कैलकुलेशन बता रहे हैं। यहां पर हमें घातों को देखना है,
HCF ज्ञात करने के लिए जो कम से कम घात होती है उसे लेना पड़ता है। P और P की घात 3 में से P सबसे कम है इसलिए P को ले लिया, और Q की घात 3 और Q की घात 2 में से कम Q की घात 2 है इसलिए Q की घात 2 को ले लिया। इस प्रकार से हमें HCF प्राप्त हुआ P इंटू Q की पावर 2। इसी प्रकार से हम LCM ज्ञात करेंगे। देखिए LCM अब देखिए LCM में हमें क्या करना है। LCM ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणन खंडों को अधिकतम घात में लेना पड़ता है। लेने पर आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को। HCF जब हमने ज्ञात किया था तब हमने घातों को HCF ज्ञात करने में हमने गुणनखंड की न्यूनतम घातों को लिया था। न्यूनतम घात मतलब इन दोनों में से न्यूनतम घात ये वाली है, इन दोनों में से न्यूनतम घात ये है, इसलिए हमने इन दोनों को, इसको और इसको यहाँ पे लिया था। वही हमारी दोनों संख्याओं का HCF था। लेकिन LCM ज्ञात करने के लिए हमें अधिकतम घात लेना पड़ती है। अधिकतम घात आइए कैसे, P और P क्यूब में से अधिकतम घात P क्यूब है। इस प्रकार से LCM निकालने के लिए P क्यूब आएगा, और Q की पावर 3 और Q की पावर 2 में से दोनों में से मैक्सिमम जो पावर है वो मैक्सिमम पावर Q की पावर 3 है, इसलिए यहाँ पर इंटू Q की पावर 3 आएगा। इस प्रकार से हमें LCM जो प्राप्त होगा दोनों का P की पावर 3 इंटू Q की पावर 3। मुझे आशा है कि आज आपको LCM और HCF के आपस में संबंधों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।